देखिए आज का जो टॉपिक है आपका वो है आपका विद्युत प्रतिरोध। इससे पहले पढ़ा चुके हैं हम आपके लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध, धारा घनत्व और गतिशीलता। आज जो चलेगा आपका चलेगा विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध में लिखेंगे आप, जब किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो चालक में धारा बहने लगती है। तब विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बेटे, आपकी बात समझ में आई। अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उस चालक में एक धारा बहने लगती है। तब चालक के सिरों के बीच स्थापित किए गए विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं? हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। माना चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में बहने वाली धारा I एम्पियर हो, तब वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I परिभाषा के अनुसार। अब ये तो बताया मैंने, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर V/I। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ओम भी कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये ओम बनाया जाता है, इसलिए इसको अलग टाइप में ओमेगा बोलते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। तब 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। एक एम्पियर या 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है।
यहाँ से बेटे ओम को डिफाइन किया जाएगा। कभी कभी परिभाषा बोर्ड में आ जाती है कि एक ओम से क्या तात्पर्य, एक ओम किसे कहते हैं, तो यहाँ से डिफाइन किया जाएगा। तो अभी विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा के अनुसार डिफाइन किया जाएगा, यदि किसी चालक के, समझ लीजिए पहले, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाए और चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। बात समझ में आ गई? लिख लीजिएगा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर, सिरों के बीच स्थापित विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तथा चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। आगे जो बोलूंगा उसको अंडरलाइन करेंगे। प्रतिरोध का बड़ा मात्रक मेगा ओम, प्रतिरोध का बड़ा मात्रक मेगा ओम तथा सूक्ष्म मात्रक माइक्रो ओम होता है। तब 1 मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम। इसको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी लगाने की। और 1 माइक्रो ओम, 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम। अगला ऐड डालिए, प्रतिरोध के मूल मात्रक तथा विमा प्रतिरोध के मूल मात्रक तथा विमा देखिए, यहाँ आ जाइए आप। प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम है, सही है ना? यानी ओम बराबर है आपका वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट का जो मात्रक है वो है जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम बटे एम्पियर। तो आ जाएगा ये जूल बटे कूलम गुणा एम्पियर। ठीक है, बराबर जूल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर के। तो ये हो जाएगा कितना, न्यूटन गुणा मीटर। हेडिंग कह रही है इसके मूल मात्रक निकाल के लाने हमको। न्यूटन गुणा मीटर बटे कूलम गुणा एम्पियर। सॉरी, कूलम को भी छोड़ लीजिए। कूलम बराबर होता है एम्पियर गुणा सेकंड, क्यू बराबर आई इंटू टी। एम्पियर गुणा सेकंड गुणा एम्पियर। ये एम्पियर स्क्वायर हो गया, बराबर में आ जाएगा आपका। और न्यूटन का मालूम है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा किलोग्राम मीटर गुणा मीटर
बटे एम्पियर स्क्वायर गुणा सेकंड स्क्वायर। दिखाई दे रहा है? सेकंड स्क्वायर। अब आगे कर लेंगे। देखिए ये जो निकल के आगे इसके मूल मात्रा निकले आए, यहाँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर बन गया, तो इसके जो मूल मात्रा का आगे वो आगे किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर स्क्वायर गुणा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमान निकालेंगे किलोग्राम के लिए कैपिटल एम एल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। तब प्रतिरोध की विमा कितनी आ जाएगी? एम एल स्क्वायर टी की घात -2 ए की घात -2। ये प्रतिरोध की विमा आएगी निकल करके। ये इतनी प्रतिरोध की जो विमा है एम एल स्क्वायर टी की घात -2 ए की घात -2। तो विद्युत प्रतिरोध के बारे में पूरा टॉपिक हो गया, समझ में आ गया। छोटी बात कोई भी आ जाए तो यही से सब लिख जाएगी। कोई भी एक नंबर की खाली वो पूछे विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं तो सीधा लिख देंगे वैद्युत विभवांतर और धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। शॉर्ट में लिखना है तो एक नंबर के लिए नंबर मिलेगा आपको। थोड़ा इम्प्रेसिव लिखना है तो आप उसको शुरू से लिख देंगे। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाए तो चालक में धारा बहने लगती है, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। लिख देंगे, फिर बाद में वो ओम को डिफाइन करें तब ओम को डिफाइन कर देंगे। ओम के बारे में पूछे तब ओम को बता देंगे। दोबारा देखिए, 1 ओम बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर, बी बराबर W/Q जूल प्रति कूलाम बटे एम्पियर। कूलाम को नीचे ले आए, कूलाम गुणा एम्पियर, क्यू है क्यू बराबर I × T, एम्पियर गुणा सेकेंड गुणा एम्पियर, 1 जूल न्यूटन × मीटर, एम्पियर का वर्ग, न्यूटन का मतलब है किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। सही है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। गलत है भाई, अब पकड़ में आ गया। सेकंड की घात 3 आना चाहिए। यहाँ देखिए दोबारा बताने में गलती पकड़ में आ गई। न्यूटन का 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 सेकंड ये छोड़ दिया हमने, 1 सेकंड छोड़ चुके हैं, लिख लीजिए। सही है ना। तब आ गया ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा मीटर। सही है ना। तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर स्क्वायर गुणा सेकंड की घात 3। तो टी की घात 3, तो यहाँ ये आ जाएगा, ये आएगा एम एल स्क्वायर टी की घात -3 ए की घात -2। जानते हुए भी गलती हो जाती है कभी कभी। यहाँ बोल सही रहे थे हम, यहाँ बोला बिल्कुल सही था, लिखने में गलती हो गई थी। सही है ना, क्योंकि 1 ही सेकंड लिखा था, ये सेकंड तो इसका चला रहा है कूलम का, न्यूटन वाला सेकंड और आ जाएगा स्क्वायर में, तो ये आएगी इसकी विमा। अगला हेडिंग डालिए वैद्युत चालकता।
वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता में लिखिएगा। अभी हमने आपको विद्युत प्रतिरोध जो पढ़ाया है, तो विद्युत प्रतिरोध का प्रतिलोम जो होगा, व्युत्क्रम जो होगा, वही क्या कहलाएगी? वैद्युत चालकता कहलाएगी। ठीक है ना? तो वैद्युत चालकता में परिभाषा लिखिएगा, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स या मो या साइमन होता है। तथा विमा इसका व्युत्क्रम है। इस विमा को उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब है बनबट्टे करके इसको हल कर लीजिए। जब इसको बनबट्टे करेंगे तो इसकी विमा आ जाएगी m की घात -1, l की घात -2, t की घात 3, a की घात 2। ये वैद्युत चालकता की विमा होगी। वैद्युत चालकता की विमा होगी। अब आपके लिए दो बात क्लियर हो गई, एक विद्युत प्रतिरोध क्लियर हो गया और एक विद्युत चालकता क्लियर हो गई। भाई विद्युत चालकता क्या है? प्रतिरोध का उल्टा है, व्युत्क्रम है। उसके व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? वैद्युत चालकता कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। और वैद्युत प्रतिरोध क्या है? V और I का जो अनुपात है वही वैद्युत प्रतिरोध है। सही है नहीं? अब आगे डालिए ओम का नियम। देखिए इसको उतार लीजिएगा, सब उतर गया होगा। ओम का नियम। देखिए इसके बारे में पूरी बात लिखवाओ या खाली ओम के नियम से ही काम चल जाएगा? देखिए समझ लीजिए 1826 ईस्वी में पूरी बात बता रहा हूँ। ये ओम के नियम का प्रतिपादन कब किया गया था? ओम का जो नियम बनाया गया था 1826 ईस्वी में जर्मन के प्रोफेसर यानी वैज्ञानिक साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने चालकों के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा I के बीच एक संबंध का प्रतिपादन किया था, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या कहा था जॉर्ज साइमन ओम ने? उसने कहा था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी अनुपात नियत रहता है। ये उस ओम का नियम था। तो उसने बताया था कि ये ओम का नियम जो है धातु चालकों के लिए ही सत्य है, अधातु चालकों के लिए सत्य नहीं है। उसने V और I के बीच
जब ग्राफ खींचा था तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी, स्ट्रेट लाइन। तो उसने एक बात कही थी, उसके अनुसार उसने बाद में बताया था, जब उसने उस नियम के अनुसार आगे बोला कि यदि किसी चालक की भौतिक ताप अथवा अन्य अवस्थाएं परिवर्तित ना हो, यानी उसकी भौतिक अवस्थाएं, ताप या अन्य अवस्थाएं उसकी परिवर्तित ना हो, तो उस चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, चाहे चालक के सिरों के बीच कितना भी बड़ा विभवांतर क्यों ना लगाया जाए। चालक के सिरों के बीच कितना ही बड़ा विभवांतर क्यों ना लगाया जाए, उसने कहा था कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, ताप या अन्य उसकी अवस्थाएं परिवर्तित ना हो, तो चालक का जो प्रतिरोध है वो नियत रहेगा। अर्थात नियत का मतलब है बी और आई के बीच खींचा गया जो ग्राफ होगा एक सीधी रेखा होगी। उसने बताया था कि ये अनुपात जो है प्रतिरोध था, इसलिए प्रतिरोध नियत रहेगा, चाहे उस चालक पर, चालक के सिरों के बीच कितना भी बड़ा विभवांतर क्यों ना लगाया जाए। तो लिख लीजिएगा, सन 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, ये साइमन जो मात्र रखा गया था प्रतिरोध का, उसने अपने नाम पर रखा था। जॉर्ज साइमन ओम ने चालकों के सिरों के बीच विभवांतर भी, चालकों के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर भी तथा चालक में बहने वाली धारा आई के बीच एक संबंध का प्रतिपादन किया था, अर्थात एक नियम बनाया था। बात एक ही है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, 1836 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर व चालक में बहने वाली धारा आई के बीच एक संबंध स्थापित किया था, अर्थात एक नियम का प्रतिपादन किया था, अर्थात एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा आई, विभवांतर भी, चलो, चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, अर्थात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। माना
किसी चालक के सिरों के बीच, माना किसी चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V हो तथा चालक में बहने वाली धारा I हो, तो इस नियम के अनुसार V/I बराबर नियत या नियतांक। अभी मैंने आपको पहले लिखवा दिया है, ये जो अनुपात है ये नियतांक है। यही क्या है? चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। अभी मैंने आपको लिखवाया है जो इनका जो नियतांक है वही क्या है? चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। तब तथा V/I बराबर R नियतांक। लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। इस नियम के अनुसार विभवांतर V और धारा I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है जिससे स्पष्ट होता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप या अन्य अवस्थाएं परिवर्तित ना हो, जैसे ताप या अन्य अवस्थाएं परिवर्तित ना हो, तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध नियत रहता है। चाहे चालक के सिरों के बीच कितना भी बड़ा विभवांतर चालक के सिरों के बीच कितना भी बड़ा विभवांतर क्यों ना लगाया जाए, यह नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। यह नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। ग्राफ बना लिया? ग्राफ बनाओ। अगला हेडर डालिएगा।
इम्पोर्टेंट, ये ओम का नियम इम्पोर्टेंट है, जो बोलने वाला हूँ कराने वाला हूँ वो बोर्ड में आने वाला टॉपिक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन या अपवाह वेग, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़े नंबर में आने वाला। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। देखिए, अनुगमन वेग के बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ाया गया उसमें। अनुगमन वेग में संबंध और वगैरह बता दिया गया है। तो लिखिएगा, माना धातु के किसी तार की लंबाई, धातु चालक है, समझ में आ रही है, इसलिए धातु शब्द लिखवाया मैंने, बाद में नहीं लिखवाऊंगा। माना धातु के किसी तार की लंबाई स्मॉल एल, इसमें थ्योरी लिखनी है आपको पहले, स्मॉल एल तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है। देख लिया। तथा तार के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर भी लगाने पर तार में बहने वाली धारा आई है, एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। ये अनुगमन वेग पहले आना था, कहीं भी लिख दो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, तब हम जानते हैं I बराबर NeABD, समीकरण 1, जहां स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश है
तार में स्थापित विभवांतर V के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो तो E बराबर V बट्टे L, नीचे पढ़ाते चले आ रहे हैं, E बराबर V बट्टे L। यदि वैद्युत क्षेत्र E के कारण, इससे आगे लिखना है, यदि वैद्युत क्षेत्र E के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल F हो, तब F बराबर E, बात समझ में आ रही है? F बराबर QE पढ़ाया था, F बराबर QE पढ़ाया गया था। Q वहां का था इलेक्ट्रॉन का आवेश था, जहां इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल e लिया गया है, इसलिए F बराबर E का मान उठा के यहां रख दें V अपॉन L, तब F बराबर आ जाएगा आपका EV अपॉन L। इससे आगे लिखिए, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तथा उत्पन्न त्वरण बल F के कारण, लिख लिए, तथा बल F के कारण इलेक्ट्रॉन की गति में उत्पन्न त्वरण स्मॉल a हो तथा त्वरण स्मॉल a हो तो A बराबर F बटे M, तो A बराबर F बटे M, F का मान यहाँ से उठा कर दें, तब ये आ जाएगा A बराबर EV अपॉन ML, A बराबर EV अपॉन ML, समीकरण 2। इसके बाद में फिर लैंग्वेज लिखिएगा 3-4 लाइन की, EV अपॉन ML, इसके बाद में फिर लैंग्वेज लिखिएगा तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से बार बार टकराते रहते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन का किसी इलेक्ट्रॉन का धन आयनों से टकराने के बाद वेग वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ जाता है, यदि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल तय हो तो
टाओ हो, अरे कल भी बनाया है भाई, नहीं समझ में आ रहा? टाओ टाओ हो तो इलेक्ट्रॉन का वेग, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि ए टॉय होगी, ए टॉय होगी। माना वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, माना वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 हो, स्मॉल U1, वेग U1 हो तो, सॉरी, ऊष्मीय वेग U1 हो तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर, वेग बढ़कर U1 प्लस ए टॉय 1 हो जाएगा। U1 प्लस ए टॉय 1 हो जाएगा। इसी प्रकार, इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग बढ़कर U2 प्लस ए टॉय 2 कॉमा U3 प्लस ए टॉय 3 हो जाएंगे। नई बात समझ में आ रही? ये एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग क्या था? U1 प्लस ए टॉय 1 हो गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन का U2 प्लस ए टॉय 2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का U3 प्लस ए टॉय 3। इसी प्रकार से धातु के, इसमें लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ। इसी प्रकार से धातु के संपूर्ण आयतन में n इलेक्ट्रॉन है भाई, हमने गिने थोड़ी है, माना n इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से फिर एक लाइन लिखनी है, तब धातु के आयतन में संपूर्ण n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, या खाली लिख लीजिए n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही उनका अनुगमन वेग Vd होता है। तब Vd बराबर, औसत वेग निकालना है, U1 प्लस ए टॉय 1 प्लस U2 प्लस ए टॉय 2 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस ए टॉय n बटे Vd बराबर बटे n। भाई औसत वेग ही तो उसका अनुगमन वेग है, यही तो लिखवाया मैंने। तो औसत वेग क्या होगा, इन सब का औसत निकाल लेंगे।
क्योंकि n इलेक्ट्रॉन है इसलिए n का डिवाइड कर दिया। तो अब आ जाएगा Vd बराबर, इसको अलग अलग कर लीजिए, U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UN बटे n प्लस a कॉमन ले लीजिए। तब आ जाएगा आपका टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n बटे n। ये क्या है? औसत ऊष्मीय वेग है। व्यक्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होगा वो शून्य होगा। तब Vd बराबर 0 प्लस a टॉय 1 प्लस टॉय 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n बटे n जहां करके लिख लेना U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN बट्टे n बराबर 0। और देखिए जो औसत समय अंतराल है, ये जो औसत समय अंतराल है ये उसका क्रांतिकाल होगा। जहां टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n बटे n बराबर टाउ, औसत समय अंतराल क्या है? उसका क्रांतिकाल है। तब आ जाएगा बेटे Vd बराबर 8 है। Vd बराबर 8 है। a का मान समीकरण 2 से रखने पर a बराबर Eb अपॉन ml दिया है मैंने, लिख लीजिए। a का मान समीकरण 2 से रखने पर तब रखें, तब Vd बराबर आ जाएगा Eb अपॉन ml टाउ। Eb अपॉन ml टाउ। Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो I बराबर आ जाएगा आपका, I बराबर Ne a Eb अपॉन ml टाउ, यानी I बराबर आ जाएगा आपका Ne स्क्वायर a टाउ और Eb अपॉन बटे ml। यहाँ कर दिया मैंने इसको डी के लिए, क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है? ओम का नियम प्राप्त करना है, बी अपॉन आई लाना है, ये हमें ध्यान रखना है। बी अपॉन आई लाने के लिए क्या करें? बी अपॉन आई करेंगे तो ml बट्टे n स्क्वायर एटा हो जाएगा। ये समीकरण से बी अपॉन आई, तब बी अपॉन आई बराबर ml बट्टे Ne स्क्वायर एटा।
आगे बात समझ में आ रही है? निश्चित द्रव्यमान के लिए ये सभी राशियां नियत हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान निश्चित है, तार की लंबाई निश्चित है, एल लंबाई दे रखी है, एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन आ गई, ई आगे से निश्चित है, क्षेत्रफल निश्चित है, टाउ उनका क्रांतिकाल है। नहीं भाई समझ में आई अभी? निश्चित द्रव्यमान के लिए एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर आर नियत है। ये जो नियतांक है आर के बराबर होगा। अरे बी अपॉन आई का अनुपात तो एक नियत होता है, वही नियतांक क्या कहलाता है? उसका प्रतिरोध कहलाता है। तो आर बराबर इतना आएगा, राशियां नियत है तब आर बराबर इतना आ जाएगा, तब आ जाएगा बी अपॉन आई बराबर आर नियतांक। के स्थान पर आर नियतांक शब्द रख दिया, तो बी अपॉन आई बराबर नियतांक। यही क्या है? यही ओम का नियम है। यही ओम का नियम है। तो ये बात कंप्लीट हो गई। ओम के नियम की व्याख्या हो गई पूरी। तो कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ लेना, है कुछ नहीं। फिजिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और मेरे द्वारा जब पढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट कोई नहीं है। इससे आप डरे नहीं। आप इसको बस क्या करना है, आपको विधिवत पढ़ना है, विधिवत पढ़ना है। और जब आपकी समझ में ना आए तो वीडियो आपके सामने मौजूद है, आप इसको कितनी भी बार खोल करके कोई भी पॉइंट को देख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर थ्योरी नहीं लिखी गई है, लेकिन थ्योरी को बड़ा स्पष्ट रूप में बड़ा धीमे धीमे बोला है मैंने, उस थ्योरी को भी समझ सकते हैं। तब तक फिजिक्स में अगर आप इस तरह से बोर्ड में लिखाएंगे रट करके तो आपको नंबर तो मिलेगा, लेकिन पूरा नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि हर टॉपिक पर, हर आर्टिकल पर थ्योरी फिजिक्स में लिखना अति आवश्यक है। जब तक हम थ्योरी नहीं लिखेंगे तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ओम का नियम किसके लिए सत्य है? धातु, अधातु या भंगुर धातु या अर्धचालक, समझ में आ रही है? तो वो धातु चालकों के लिए सत्य है, वो लिखना है। कभी कभी एक दो बार पूछ लिया गया है कि ओम के नियम के अनुसार बी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होता है। तो बी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बी और आई का जो अनुपात है एक सीधी रेखा में या नियत है, कहीं भी बदल नहीं रहा है। समझ में आ रही है? तो आर क्या है? उसका नियत रहता है। चाहे कितना ही बड़ा विभवांतर कितना ही बड़ा लगा दिया जाए, फिर भी आर क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो बस इतनी है और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, सही है? और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हर चीज़ आपको मिलती रहेगी। ये सब ब्लैकबोर्ड से आपको वीडियो में क्लियर दिखाई देगा। आप इसको उतार लीजिए, जूम कर लीजिए, जूम करने के बाद में आपको क्लियर दिखाई देगा। एक बार में अगर आपको लिखना है तो जितना ब्लैकबोर्ड दिखाई देगा उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पूरा एक ही साथ में आ जाएगा। वैसे एक साथ लिखने पर आपको कोई समझ में नहीं आएगा। समझ में तब आएगा जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप थ्योरी को मेरे अनुसार समझते जाएंगे और हर लाइन को कॉपी में लिखते जाएंगे, तब रट पाएंगे इसको।